चैप्टर 16 द गुप्ता एम्पायर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे और सारा सिलेबस भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने कर लिया था पिछले पार्ट में, यहाँ तक कर लिया था, इकोनॉमिक कंडीशंस तक कर लिया था। अब हम यहाँ से करेंगे, रिलीजन से करेंगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड द किंग एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म और शिविज्म। अब उस टाइम धर्म क्या था मेन, उस टाइम जो राजा और जो मोस्ट ऑफ पीपल थे, अधिकतर जो प्रजा थी, वो किसको फॉलो करती थी? वो वैष्णविज्म और शिविज्म को फॉलो करती थी। दे वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म एज वेल। और वो कुछ लोग किसको फॉलो करते थे? बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म को, और कुछ जैन धर्म को भी फॉलो करते थे। देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट अमंग दैम। उनके बीच में कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था, यानी कि सब मिलजुल कर रहते थे। दे आल लिविड हारमोनियसली। वो सभी क्या रहते थे भाई? मिलजुल कर रहते थे, प्रेम शांति से रहते थे। सन वाज आल्सो वर्शिप्ड बाय मैनी पीपल। और जो सूरज है उसकी भी पूजा कई लोग करते थे। मैनी सन टेम्पल्स वर बिल्ड। बहुत सारे सन टेम्पल बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे सूर्य मंदिर बनाए गए। द किंग गेव ग्रांट एंड डोनेशन टू ऑल द रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो राजा था वो सभी को ग्रांट और दान वगैरह देता था, ठीक है, विदाउट एनी, सभी धर्मों को, मतलब सभी धर्मों को दान देता था, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के जो राजा था वो सभी धर्मों को ग्रांट और दान वगैरह देता था। इट वाज ए पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। और ये जो समय है, ये माना जाता है कि जो इसमें हिंदू धर्म दोबारा से रिवाइवल हुआ, इसका दोबारा से उत्थान हुआ, और जो संस्कृत भाषा है उसका भी दोबारा से क्या हुआ भाई? उत्थान हुआ, उसको दोबारा से प्रसिद्धि मिलने लगी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कला थी उस टाइम कैसे थी, और जो मतलब इमारत वगैरह जो बनाई जाती थी, भवन वगैरह जो बनाए जाते थे, वो किस तरह के थे, उसमें हम पढ़ेंगे। The art and architecture during the Gupta period was highly developed in all its branches: sculpture, painting, temple building, metallurgy, music and अब the art and architecture। और इस समय में आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ही डेवलप हो गया, बहुत ही विकसित हो गया, उसकी सभी ब्रांचेज विकसित हो गई। जैसे कि स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, पेंटिंग चित्रकला, टेम्पल बिल्डिंग मंदिर बनाने की कला, मेटलर्जी यानी कि जो ज़मीन से जो नीचे मेटल वगैरह निकाला जाता है, वो बहुत ही मतलब विकसित हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। और इसी समय में जो मंदिर बनने शुरुआत हुई थी, मंदिरों की शुरुआत हुई थी बनने की। इनिशियली देयर यूज्ड टू बी वन रूम टेम्पल वेयर द इमेज ऑफ द मेन डाइटी वाज इंस्टॉल्ड विद ए डेकोरेटेड मेन गेट। और शुरू में क्या था भी, जो ये मंदिर बनने शुरू हुए थे, एक रूम होता था, एक वन रूम टेम्पल होता था, जहाँ पे जो भगवान की जो मूर्ति वगैरह, इमेजेस वगैरह रखी जाती थी, और उसको उसके गेट को क्या सजाया जाता था। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ? द साइज ऑफ द टेम्पल बिकम लार्जर। जो बाद में था जो टेम्पल थे वो उनका साइज बड़ा होना शुरू हो गया, बड़े बड़े टेम्पल बनने शुरू हो गए। ए स्मॉल वन रूम टेम्पल कैन बी सीन नियर द सांची। और एक स्मॉल रूम टेम्पल सांची के पास हम देख सकते हैं, भीतर गांव कानपुर में देख सकते हैं, और देवगढ़ में हम देख सकते हैं। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर। और जो टेम्पल थे उनको ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर और मूर्तियों से क्या सजाया जाता था। अजंता एंड अलोरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और अजंता और अलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। केव्स प्रेजेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग एंड स्टोन कट टेम्पल। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें क्या है भाई? उसमें बहुत ही अच्छा पेंटिंग, उस समय की चित्रकला का नमूना, और स्टोन कट टेम्पल्स, और जो पत्थरों को काट के जो टेम्पल बनाए गए थे, यानी कि केव्स में जो टेम्पल बनाए गए थे, उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। मैनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। और कुछ मतलब राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में कृष्ण लीला की जो इमेजेस पाई गई हैं। ए लार्ज इमेजेस ऑफ वराह ऑफ 4th सेंचुरी, इमेजेस ऑफ महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध आर
some of the fine example of their excellence in the sculpture making of that period। और इस पीरियड में जो और क्या क्या मिला है भी हमें, ए लार्ज इमेज जो वराह ऑफ 4th century, वराह अवतार जो विष्णु का वराह अवतार था उसकी एक हमें मिली है, इमेज मिली है, इमेज ऑफ महावीर मिली है, और महात्मा बुद्ध की इमेज भी मिली है जो, ठीक है। अब आगे क्या है, एक्सीलेंस इन द स्कल्पचर मेकिंग ऑफ द पीरियड, और ये सारी मूर्तियाँ जो हमें मिली हैं उस समय के हमें स्कल्पचर के बारे में, मूर्ति कला के बारे में ये चीज़ें बताती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड्स आर्ट एंड स्कल्पचर इज़ डैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट। और जो इसका उस पीरियड का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर था कि भाई ये था कि भाई जो भी ये आर्ट और स्कल्पचर बनाया गया था उस पर फॉरेन इम्पैक्ट नहीं था, यानी कि ये कहने का मतलब है ये विदेशी कला का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं था। जो भी ये जो कलाएं थी ये सारे हमारे देश में ही विकसित हुई थी। उसके बाद आ गया भाई लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन दिनों लैंग्वेज कैसी थी, लिटरेचर कैसा था। गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर। गुप्ता पीरियड को संस्कृत लिटरेचर का, संस्कृत भाषा की जो भी उसमें उन दिनों लिखा गया उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, सुनहरी युग माना जाता है। कालिदास एडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त टू की जो दरबार को सुशोभित करते थे। कालिदास एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, संस्कृत के लेखक हुए हैं। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, और वो 9 रत्नों में से एक थे। मतलब जो राजा की दरबार में जो 9 रत्न कहे जाते थे उनमें से एक थे कालिदास। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर अभिजना शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, राघववंशम, मेघदूतम एंड मैनी अदर। और ये इन्होंने बहुत से, मतलब ये क्या लिखे हैं भाई, एक तरह से ये सारे नाटक लिखे हैं कालिदास ने। और एक और हुए हैं भाई भाष। भाष ने भी 17 प्लेज लिखे हैं, 17 नाटक लिखे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में, इस समय उन्होंने भी, ये भाष भी एक लेखक हुए हैं, उन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। और फिर आ गया विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने पुस्तक लिखी है, मतलब प्ले लिखा है, नाटक लिखा है, मुद्रा राक्षस। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। पोएट हरिसेन प्रेस्ड द, और जो राजा था, जो कवि था हरिसेन, उसने प्रशंसा की है कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्त्री। इलाहाबाद प्रशस्त्री में उसने जो राजा समुद्रगुप्त की क्या की है, अभी एक तरह से लिखा है उसके बारे में, उसकी प्रशंसा की है। फिर आ गया भाई पंडित विष्णु शर्मा वर्क पंचतंत्र इज़ ए फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मॉरल टीचिंग। और पंडित विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी थी उन दिनों, उसका नाम था भी पंचतंत्र, जिसमें एक मोरल टीचिंग, नैतिक, मतलब कहते हैं नैतिक शिक्षा की इसमें क्या है भाई कहानियाँ हैं। द पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृतिक एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। और इस समय में किस किस का विकास हुआ, दूसरी भाषाएं जैसे कि पाली, प्राकृतिक और तमिल भाषा का भी विकास हुआ। रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू तमिल। रामायण और महाभारत को भी तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद आ गया भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी गुप्त काल में, गुप्त अंपायर में उन दिनों। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन नो लेस। और जो गुप्ता पीरियड में जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी थी उसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस वर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन दिनों भाई एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो आप तारों वगैरह के बारे में, एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो तारों के वगैरह के बारे में करते हैं, और एस्ट्रोनॉमी हो गया हमारा, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसन्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, इन सभी कलाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, साइंस का, वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड। जो आर्यभट्ट था वो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, मैथ को जानने वाला था। It was he who first proved that the earth moves around the sun on its axis and not vice versa। उसने ये बताया था कि सबसे पहले यही बताया था कि जो अर्थ है वो
मूव्स अराउंड द सन, अपने जो सन के चारों तरफ घूमती है और अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूमती है। उसने आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। ही हैड रिटन ए बुक आर्यभट्टम ऑन मैथमेटिक, उसने एक आर्यभट्टम नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी जो गणित पर थी, मैथ पर थी। द बुक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम एंड आल्सो अबाउट ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। और जो भी आप मैथ में पढ़ते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, जीरो के बारे में पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल और सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, उसने इन सभी बातों का आर्यभट्टम नामक पुस्तक में जिक्र किया था। इवन द एक्लिप्सिस कुड ईजिली बी प्रिडिक्टेड, और जो ग्रहण वगैरह लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बारे में भी मतलब उसने लिखा था, उसको भी हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, उसने जो पुस्तक में लिखा था कि भाई चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते थे। चरक ए फिजिशियन रोड चरक संहिता एंड सुश्रुत ए सर्जन रोड सुश्रुत संहिता। जो चरक था एक तरह से क्या था, भी फिजिशियन था, वैद्य था, डॉक्टर था, उसने चरक संहिता लिखी है। और सुश्रुत एक सर्जन था, उन दिनों सर्जन यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह करता था, उसने सुश्रुत संहिता लिखी है। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मेडिकल साइंस जो डॉक्टरी साइंस होती है, जो ठीक है, इन दोनों का मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा योगदान था। किस किस का, चरक का और सुश्रुत का। फिर उसके बाद आगे भी नागार्जुन वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का था वो नागार्जुन एक बहुत ही विद्वान था। द रस्ट फ्री आयरन पिलर एट मेहरौली इन न्यू दिल्ली हैज़ नेवर गॉट रस्टेड टिल टुडे। और जो उन दिनों जो रस्ट फ्री पिलर बनाया गया था आयरन का, जो मेहरौली में है अभी भी, आप देख सकते हो कुतुब मीनार के पास है जो, उसमें अभी तक भी क्या नहीं लगा है भाई, जंग नहीं लगा है। ऐसे ऐसे उन्होंने मेटल से उसको बनाया था। द कंपोजिशन ऑफ इट्स अलॉय इज़ एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्त पीरियड। और जो जो इस जो खंबा था, यानी कि रस्ट फ्री जो आयरन पिलर था, उसको जो कंपोजिशन ऑफ अलॉय, जो उसमें मेटल मिलाए गए थे, वो एक फाइन एग्जांपल है कि आयरन टेक्नोलॉजी उन दिनों गुप्ता पीरियड में कैसी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में भी गोल्डन एज। जो गुप्ता पीरियड है, यानी कि गुप्ता एम्पायर को एक गोल्डन एज कहा जाता था, सुनहरा युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू मस्ट हैव नोटिस द अचीवमेंट ऑफ वेरियस गुप्ताज किंग इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। आपने अब इस चैप्टर को पढ़ लिया और आपने नोटिस किया होगा कि जो गुप्ता एम्पायर जो किंग थे, उनकी जो अचीवमेंट थी वो लाइफ के हर एक फील्ड में थी। डैट इज़ वाई द गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द एशियंट इंडिया। इसलिए जो गुप्ता पीरियड को, गुप्त समय, गुप्त काल को क्या कहा जाता है भाई? गोल्डन एज कहा जाता है, यानी कि सुनहरी युग कहा जाता है प्राचीन भारत का। इट इज़ ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। और इसका कारण क्या था भाई? उन दिनों क्या थी भाई? पॉलिटिकल यूनिटी थी, मतलब सारे मिलजुल कर रहते थे, पीस थी, शांति थी, और ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर भी था। देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। जो उस समय क्या हुआ भाई, जैसा पहला कभी नहीं होता, उस मतलब ये आर्ट की उन दिनों बहुत डेवलपमेंट हुई, लिटरेचर की और साइंस की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड संस्कृत लैंग्वेज। जो गुप्ता रूलर थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, किसमें? जो हिंदू धर्म को बढ़ाने में और संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। The administration was ideal and hence the subject were happy and prosperous। जो एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज था वो बड़ा ही आदर्श था, यानी कि बहुत ही अच्छा था, और जो सब्जेक्ट यानी कि जो प्रजा थी वो बड़ी खुश और खुशहाल थी। ब्राह्मण स्कॉलर्स एंड वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की और वुमेन्स की रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन वर द फेमस स्कॉलर इन दिस पीरियड। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और नागार्जुन उन दिनों के जो फेमस विद्वान थे। स्टूडेंट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस केम टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन एट्सेट्रा। और जो स्टूडेंट फ्रॉम जो दूर दूर से जो स्टूडेंट
थे वो पढ़ने आते थे कहाँ, उन दिनों जो यूनिवर्सिटीज़ थी बनी हुई थी, नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला और उज्जैन में यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। उन यूनिवर्सिटीज़ में जो बाहर के स्टूडेंट, दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। गुप्ता रूलर एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। गुप्ता रूलर ने किस किस को बढ़ावा दिया भाई, किस किस का विकास किया? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी का, इंडस्ट्री का और ट्रेड का, व्यापार का बहुत ज़्यादा क्या करा भाई, उन्होंने अनकरेज किया, इसको बढ़ाने में योगदान दिया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उन्होंने कॉइन सिल्वर के और जो गोल्ड के वो सिक्के भी इंट्रोड्यूस किए यानी कि चलाए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।